चाहे तो आप ऐसे भी याद कर लो, ये भी आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और याद कर लो कि भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में कहीं ना कहीं इसका जो वर्णन है वह किया गया है। ठीक है, तो चलो देखो हम सभी को विस्तार से शुरू करें, उसके पहले क्या किया है मैंने कि एक हम टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आया है, आ सकता है या फिर पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो सदस्यों की नियुक्ति और उनको हटाना, कौन करता है ये काम, नियुक्ति कौन करेगा, हटाएगा कौन। ठीक है, और इसके अलावा इनका कार्यकाल क्या है, जिसमें कार्यकाल इंपॉर्टेंट होगा वहां कार्यकाल बता दूंगी, जहां पर संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट होगा वहां संशोधन बताऊंगी, कार्यकाल नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले आपसे डिस्कस करती हूं, देन हम आगे चलेंगे। सो सबसे फर्स्ट तो देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग की। हम सभी 25 जनवरी को एक वोटर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, वोटर्स को अवेयर करने के लिए हम मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, है ना। 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी को होती है। किस सन में हुई थी वो आगे हम बात करेंगे। यहां पर मैं आपको नियुक्ति की बात बता देती हूं। तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य है, जो अध्यक्ष है, इनको नियुक्त किया जाएगा। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों कि अगर हम इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक कौन सा ऐसा पद है जो कि उनके प्रसाद पर्यंत या उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो क्या वह भारत निर्वाचन आयोग है, क्या वह यूपीएससी का चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। तो यहां पर हटाने की प्रक्रिया हम देखेंगे कि हटाने का पावर राष्ट्रपति को नहीं है कि जब बनाया तो हटा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर होता क्या है कि जो दोनों सदन है ना, हटाने की पूरी प्रक्रिया दी हुई है और दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो कि विशेष बहुमत से पारित होगा। दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, है ना। तो ये विशेष बहुमत के द्वारा ये जो प्रस्ताव है ये विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट विशेष बहुमत द्वारा पारित, तभी हटा सकते हैं राष्ट्रपति जब ये पारित हो जाए। इस तरह की कठिन प्रोसीजर इसलिए किया गया है कि जो हमारे संवैधानिक पद है वो कहीं मजाक ना बन जाए, है ना। कहीं हमारे ऐसा ना हो कि किसी गलती या फिर किसी ऐसी चीज के चलते पता चला कि सरकार बदली या फिर कुछ भी एक तरीका हो सकता है कि इनको बदल दिया गया, तो ऐसे में तो देश में चुनाव की व्यवस्था और सारी चीजों में अस्थिरता हो जाएगी। तो कुछ पदों को सुरक्षित किया गया है और सुरक्षित करने का एक तरीका यही है कि अगर हमने टफ प्रोसीजर कर दिया उनको हटाए जाने का, तब डेफिनेटली। अब आगे देखो इनके हम कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा देखो सेम यही कार्यकाल यूपीएससी के सदस्यों का होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब क्या है, या तो 65 वर्ष की आयु हो गई हो या आपने टोटल जो काम किया हो वो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया हो। 21 से मान लीजिए कोई अपॉइंट हुआ और वह 26 तक काम किया, 25 तक काम किया, तो या तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया 6 वर्ष का, और अगर मान लीजिए उसने 62 में ज्वाइन किया तो वह फिर 3 साल ही रहेगा। तो जो भी इसमें से पहले हो जाए ये कंडीशन सभी के लिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चों, जब हम चीजों को एकदम, जैसे हमें पता है हमने टेबल फॉर्म में चीजों को याद कर लिया, सारी जब हमने इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में पढ़ी तब हमें याद नहीं हुई, लेकिन हमने अलग से एक टेबल फॉर्म में चीजों को याद कर लिया जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तब ऐसे में आपको चीजें ज्यादा आसान होगा याद रखना। अब आपने यहाँ पे ही कंपेरिजन कर लिया कि चाहे निर्वाचन आयोग और चाहे यूपीएससी को, दोनों के ही जो अध्यक्ष और सदस्य उनका जो कार्यकाल है या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, और इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, समझ गए, जो भी पहले हो जाए। ये भी मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। लिख लो जल्दी से इसे, जो भी पहले हो। हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि शुरुआत में केवल चेक करने आते हैं, देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, तो कम से कम शुरुआत के अगर 10 मिनट देख लोगे तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका यूपीएससी का एंड आपका भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलो पहले यूपीएससी का बता देती हूं। अब देखो बच्चों, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यहां पर इसके सदस्य कितने होंगे और इसकी संरचना क्या होगी, है ना। यूपीएससी में संरचना क्या होगी, इस बात का जो निर्धारण है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारण है वह किया जाएगा। समटाइम्स होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, तो वो पावर या तो संसद के पास है या तो राष्ट्रपति के पास है, और ज्यादातर मामलों में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास ही है। अब याद रखना कि इनको हटाने का जो पावर है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि यूपीएससी के जो सदस्य हटाए जाते हैं वो राष्ट्रपति की या फिर किसी और आधार से, कि संविधान में उसका वर्णन है या नहीं। याद रखना कि अगर ये संवैधानिक निकाय है, जरूरी नहीं है कि सभी के हटाने का आधार हो, बट यहां पर सदस्यों को हटाने का आधार संविधान में है।
सदस्यों को किस आधार पर हटाया जाएगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि कदाचार, असमर्थता जो भी हो, पागल, दिवालिया, ठीक है, इन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। अब हम आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी करेगा केंद्र के स्तर पर, वही स्टेट पीसीएस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रमुख भर्तियां हैं सिविल सर्विसेज की और उनकी प्रिपरेशन जिसकी आप कर रहे हैं, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें संस्थाएं हैं। अब देखो बच्चों, जो हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो यहां पर देखो इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है, इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इनको हटाएगा भी राज्यपाल, तो मैं आपको बता दूं कि इनको हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल इनको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, बट हटाने का जो पावर है राष्ट्रपति के पास है। अब ध्यान से सुनना, कार्यकाल बता रही हूं, कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष और 65 वर्ष फॉर यूपीएससी के सदस्यों के लिए था। अब यहां पर 6 वर्ष तो जो है वह समान है, लेकिन यहां पर 65 नहीं बल्कि 62 वर्ष की आयु है। 62 वर्ष की या तो आयु पूरी कर ली हो या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे वित्त आयोग की, अब हम बात करेंगे बच्चों वित्त आयोग की, ठीक है। आगे इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था तो मैं आपको बता देती हूं। देखो वित्त आयोग हर 5वें वर्ष या फिर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे तब उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो हम देखते हैं आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जो वर्णन है वह किया गया है ना। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जो वर्णन है वह किया गया है, और आर्टिकल 324 में आपका निर्वाचन आयोग है, 324। अब आप सोचेंगे मैम इनके क्यों नहीं बताए, क्योंकि इसमें 5-5, 6-6 आर्टिकल्स है, उसको आगे समझाऊंगी। तो जिसमें जो चीजें सटीक नहीं है या वन वर्ड में नहीं बता सकती तो उसको अभी रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूं कि जो 15वां वित्त आयोग है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15वां वित्त आयोग ये आप करंट अफेयर से कवर कर लेंगे, ये आप करंट से कवर कर लेंगे, जहां आपको कवर करना होगा वहां भी मैं इस बार स्टार दे दूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये 4 संस्थाएं मुख्य रूप से हो गई, साइड हुई हो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं बाकी की 6 संस्थाओं की। तो यहां पर देखो बच्चों, हम बात करें सबसे पहले कि राष्ट्रीय जो आयोग है किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए, और फिर जो पिछड़ा वर्ग, हम जो बैकवर्ड कमीशन, बैकवर्ड हम कहेंगे, बैकवर्ड कमीशन जो आयोग है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको इसके आर्टिकल बताऊं तो 338 जो आर्टिकल है, 338 आर्टिकल किसका होगा, अनुसूचित जातियों के लिए। 338 ए आर्टिकल किसके लिए होगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए। और 338 आर्टिकल बी किसके लिए होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। अब देखो संविधान संशोधन भी बता रही हूं, उसको भी ध्यान से सुनना। पहले आपको पता है कि पहले अलग से कोई राष्ट्रीय आयोग नहीं था, बल्कि एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हमारे मूल संविधान में किया गया था। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था बच्चों, तो मूल प्रावधान किया गया था कि वहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति होगा जो इस वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी योजनाओं के लिए काम करेगा। तो फिर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में कब आया, देखो आर्टिकल 338 में पहले अधिकारी था, लेकिन अब देखो यहां पर मैं आपको कार्यकाल ना बताकर इंपॉर्टेंट जो संशोधन है वह बता रही हूं। इन तीनों के संविधान संशोधन अलग अलग है। तो 1919 में होता है, 1990 में हुआ आपका 65 संविधान संशोधन, और इस 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक अधिकारी पहले होता था उसको बदल दिया गया एक बहुसदस्यीय निकाय। बहुसदस्यीय मतलब एक से ज्यादा जहां पे सदस्य थे, ठीक है। तो एक से ज्यादा जो सदस्य थे, बहुसदस्यीय निकाय के रूप में ये आयोग जो है वह आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसटीज के लिए कब आया आयोग 338 ए के अंतर्गत। तो यहां पर बच्चों हुआ था 89वां संविधान संशोधन, 89 89वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और उससे अस्तित्व में आया अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और जब हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे, पहले यह वैधानिक था, बाद में इसको संवैधानिक दर्जा मिला आपके 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत। 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसको संवैधानिक जो दर्जा है वह दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। क्लियर है, ये तीनों का अलग अलग हो गया, ये इंपॉर्टेंट था बताना। अब याद रखना कि इन तीनों के ही जो कार्यकाल, सेवा शर्तें, सदस्यों की नियुक्ति है, इन तीनों के ही, और नजदीक से खींच देती हूं आपको याद रहेगा, कार्यकाल, सदस्य, सेवा शर्तें, ठीक है, ये सारे जो काम है वह किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इसका। चलिए अब आगे हम देखेंगे
अब आपका बचा कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, अब देखो जिसको आप कैग के नाम से जानते हैं ना, वह कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको हम कैग कहते हैं। ठीक है, कैग या तो CAG लिख लो या हिंदी में कैग लिख लो। अब देखो कि यहां पर बच्चों जब हम नियुक्ति की बात करेंगे तो नियुक्ति तो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, है ना, राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। फिर अभी बाद में हम और थोड़ा सा विस्तार से चीजों को देखेंगे, अगर इसमें कुछ इफ बट आता है तो वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन याद रखना कि यहां पर जो हटाने की प्रक्रिया है वो वही है जैसे निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है कि दोनों सदनों में बहुमत से, इवन विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा जब हम इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मान लो कोई व्यक्ति कैग था, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ, वर्तमान में कौन है? देखो जैसे जैसे मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूं, आपका एक काम होगा कि आप तुरंत जाकर करंट अफेयर पर से अपडेट हो जाओ कि आखिर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ना, एक सेंटेंस में आपको मिल सकता है। तो यहां पर देखो अगर कैग मान लीजिए कोई व्यक्ति था तो कैग पद के छोड़ने के बाद वह किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता, पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, कई जगह पर इस तरह की बाध्यताएं हैं, जैसे कि हम यूपीएससी के चेयरपर्सन की बात करें, है ना, वो उनके साथ भी ये है प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये प्रावधान है। अब आगे हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहां पर बच्चों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यहां पर देखो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कैग होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य होगा, ठीक है, कैग होगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा या फिर महान्यायवादी होगा। यहां पर आंसर होगा केवल महान्यायवादी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों की जो भारत का महान्यायवादी होगा, ये आपको याद रखना है कि ये इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे, और चूंकि संविधान में नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, संविधान में हटाने का आधार नहीं है, तो ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है कि इनको हटाया कैसे जाएगा, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, जिसे कि कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना, जब तक ये प्रसाद रहेगा तभी तक महान्यायवादी की होगी केंद्र में, वही स्थिति राज्य के महाधिवक्ता की होगी राज्य में। तो यहां पर नियुक्ति याद रखना कि नियुक्ति जो है वह पर्यंत है, प्रसाद पर्यंत इनकी इच्छा पर ही निर्भर है। समझ में आया? तो इसलिए इनका जो कार्यकाल है वो मैं ब्लैंक छोड़ देती हूं, कार्यकाल हमने इनका नहीं किया। क्यों?